इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सहगल फाउंडेशन। नमस्कार, मैं मोनिका शैल। किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, महिला उद्यमिता। कृषि से आत्मनिर्भरता की ओर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं शुरू से ही अपना योगदान दे रही हैं। आज वो लेबर नहीं बल्कि उद्यमिता की ओर बढ़ रही हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं मेघ पांडे जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे इस बदलाव की गहराई को अच्छे से जानते हैं। किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी महिला उद्यमिता की बात की। अभी महिला उद्यमिता का अर्थ मैं बहुत आसान भाषा में कहूँ तो इसका अर्थ होता है स्वरोज़गार। कि जब एक महिला अपने घर में रहती है, घर के काम करती है, अपने परिवार को संभालती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, तो साथ साथ उसके कुछ अपने सपने होते हैं। उसके सपने होते हैं कि वो अपने घर के लिए ऐसी आय अर्जित करे जो उसके परिवार को चलाने के लिए सहायक हो। देखिए, स्वरोज़गार एक ऐसा शब्द है जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हो सकते हैं। महिलाएं जब उद्यमिता से जुड़ती हैं, स्वरोज़गार से जुड़ती हैं, तो वो कुछ भी काम करके अपने लिए आय अर्जित कर सकती हैं, जो वो कार्य ख़ास रूप से करती आई हैं, जिसमें वो विशेषज्ञ हैं, जो उनमें असली हुनर है। जैसे मसाले बनाना, दूध उत्पादन या फिर पशुपालन के ऐसे कुछ काम जो महिलाओं को जिनकी अच्छी जानकारी होती है। ये दीगर बात है कि जब महिलाओं को हम देखते हैं तो उनको हम मन में एक घर में काम करने वाले के रूप में ही जानते हैं, लेकिन जब हम उन्हें महिला उद्यमिता से जोड़कर देखते हैं तो एक आत्मनिर्भरता हमें दिखाई देती है। ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं स्वरोज़गार से जुड़ें, ऐसी चीज़ें करें जो घर में एक आय अर्जित कर सके, उनके लिए ही नहीं, उनके परिवार के लिए। अब इसका सीधा संबंध सिर्फ उनकी आत्मनिर्भरता से नहीं है, बल्कि बच्चों के पालन पोषण से भी है, अच्छे घर के माहौल से भी है। महिलाएं कमाती हैं तो उनको एक अच्छी महसूस भावना होती है कि उन्हें लगता है कि वो भी घर के लिए कुछ अच्छा कर रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ा योगदान है कि सरकार कैसे इस रूप में महिलाओं का सहयोग कर सकती है। जी, आप समझती हैं कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। महिलाएं उद्यमी न भी हों तो वो घर के कामों में भी उद्यमी होती हैं। मैं समझता हूँ एक लड़की पैदा होते ही उद्यमी हो जाती है। उसे बचपन से ही घर के माहौल में, घर में आगे काम करते हुए, आगे शादी होने के बाद या फिर नौकरी करने के साथ साथ, कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को नौकरी छोड़नी भी पड़ती है। तो ऐसे अवसर कम आते हैं कि महिलाओं को ऐसे कुछ काम करने का मौका मिले कि वो उद्यमी हो पाएँ। उद्यमी का अर्थ वो कुछ आय अर्जित कर पाएँ। तो सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है ताकि महिलाएं आगे आ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। आप भारत में महिला उद्यमिता को आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास के साथ कैसे जोड़कर देखते हैं? मैं समझता हूँ कि केवल पुरुष से ही ग्रामीण विकास नहीं हो सकता। महिलाओं को भी बिल्कुल बराबर रूप में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है। जब पुरुष घर के लिए कमाता है, महिला घर संभालती है, खेती बाड़ी में मदद करती है, बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, उनके पोषण का ख्याल रखती है। शायद पुरुषों के पास गाँव में इतना समय भी नहीं होता। अब महिलाएं उद्यमिता से जब जुड़ती हैं, छोटे छोटे व्यवसायों से जब जुड़ती हैं, तो ग्रामीण विकास तो होगा ही होगा, साथ में वे आत्मनिर्भर भी बनेंगी। ग्रामीण विकास ऐसे कि एक महिला अगर गांव में उद्यमिता से जुड़ी है और वो छोटा छोटा व्यवसाय करके कुछ अपने घर के लिए आय अर्जित कर रही है, तो दूसरी महिलाएं भी उससे प्रेरित होती हैं। आप पशु सखी जैसे मॉडल को सकारात्मक बदलाव लेकर देखते हैं, तो आप इसके बारे में कोई ज़मीनी उदाहरण देना चाहेंगे? देखिए, पशु सखी जो ये एक मॉडल है, पहले इसे हमें समझने की ज़रूरत है। पशु सखी क्या करती है? पशु सखी गांव में जाती है, वो अपने क्षेत्र से परिचित होती है, वो ये जानती है कि गांव में किसके पास कौन से जानवर हैं, वो आसपास के माहौल से परिचित होती है। तो जब
पशु सखी बनने से पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है और ये उसे समझाया जाता है कि जानवरों की देखभाल कैसे करनी है, उनकी डीवॉर्मिंग कैसे, उनको उस प्रोसेस से कैसे गुजरना है, उन्हें ये समझाना है कि जानवरों के लिए अच्छा आहार कौन सा है। तो ये सभी चीज़ें पशु सखी को समझाई जाती हैं। तो जब वो इस प्रक्रिया से गुजरती है तो उसके अंदर आत्मनिर्भरता अपने आप पैदा होती है, वो आगे बढ़ती है, वो ये समझती है कि अब वो कुछ ऐसा गांव के लिए कर रही है जो अपने लिए ही नहीं, गांव वालों के लिए भी प्रेरणादायक है। अब पशु सखी मॉडल स्वयं सहायता समूह से जब जुड़ जाता है तो वो एक आय का साधन भी बन जाता है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। जब पशु सखी मॉडल आय का एक साधन बनता है तो एक महिला अपने आप में एक आत्मविश्वास लाती है जी। वो ये समझती है कि सचमुच मैं कुछ अपने गांव के लिए नहीं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी कुछ कर रही हूँ। और आपने पूछा अभी पशु सखी मॉडल में कोई ज़मीनी उदाहरण भी दूँ, तो ज़मीनी उदाहरण मेरी तरफ से एक महिला जो मैं ख़ास तौर से निजी रूप में जिनसे मिला, महेंद्रगढ़ की रहने वाली सरिता हैं जी। सरिता बहुत हिचकिचाया करती थी अपने जीवन में, शायद उन्हें वो बचपन में मौका नहीं मिला जो अक्सर हम सभी को शहरों में मिल जाता है जी। वो गाँव में इतने लोगों से मिला भी नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें पशु सखी की ट्रेनिंग मिली, हमने देखा कि उनमें हिचकिचाहट कम हो रही है। वो मिलती थीं, गांव वालों से बात करती थीं, वो समझाने लगीं कि पशुओं की देखभाल कैसे होती है। तो इन सब की जो प्रक्रिया थी वो बहुत रोचक थी, क्योंकि उनकी हिचकिचाहट दूर होना, पशु सखी के माध्यम से उन्हें पशुओं के आहार की जानकारी मिलना। और मैं इसके सबसे बहुत खुशी से आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ कि ये बहुत दीगर बात हुई और बहुत ही एक अच्छी घटना के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि वो आज अपना पशु आहार केंद्र चला रही हैं। उनको इतनी अच्छी जानकारी हो गई और वो उससे धन भी अर्जित कर रही हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। जी जी बिल्कुल। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। कुछ जगहों पे तो जो महिलाएं हैं वो स्थानीय उत्पादों को बाज़ार में बेच रही हैं। इससे आय और रोजगार के किस तरह के अवसर पैदा हो रहे हैं? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वास्तव में सरकार भरसक प्रयास करती है कि ग्रामीण अंचलों में ख़ास रूप में जी। बहुत अच्छे से महिलाओं का विकास हो सके, केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, वो आय भी कमा पाएँ। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जो सरकार लगातार चलाती है। इसमें से मैं अगर बात करूं तो मुख्य योजनाओं के मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जी। ये योजना हुई, जैसे PM मुद्रा योजना जी। जैसे हम कहें स्टैंड अप इंडिया। तो ये सारी योजनाएं जो हैं ये महिलाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे NRLM के माध्यम से महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ती हैं, वो सीखती हैं कि वो ऐसे कौन से अपने क्षेत्र के आसपास संसाधनों को खोज करके अपने लिए आय अर्जित कर सकती हैं। आगे बढ़ कर के वो समाज में कैसे पुरुषों के समान ही सही वो आगे बढ़कर अपने परिवार को चलाने में सहायक हो सकती हैं। इसी प्रकार से PM मुद्रा योजना जो है उसमें महिलाओं को लोन मिलता है। वो लोन बिल्कुल आसान शर्तों पे और बिल्कुल ना के बराबर शर्तों पर होता है। ये सबसे अच्छी बात है जी। तो कोई कोलेट्रल उसमें नहीं होता। वैसे ही स्टैंड अप योजना जो है, मैं शायद इसका नाम ढंग से ना ले पा रहा हूँ, तो इसमें भी जो पिछड़े समूह से संबंधित महिलाएं हैं उन्हें करीब करीब 10 लाख से करोड़ तक का 1 करोड़ तक का अच्छा लोन मिलता है। तो ये जब उन्हें सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो आप समझिए कि महिलाओं को एक रूप में एक स्टेज प्राप्त होता है, एक मंच प्राप्त होता है, जिसमें ख़ास तौर से वो उन लक्ष्यों से जुड़ पाती हैं जिनको वो पहले नहीं जानती थी जी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और ये सचमुच उनके लिए एक अवसर पैदा करती हैं। जैसे भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है। सबसे पहले मैं पिछले प्रश्न के रूप में कुछ आगे जोड़ना चाहूँगा, ये कि सरकार ही नहीं, कुछ अच्छे NGOs भी हैं जो इस विषय में, इस संदर्भ में अच्छा काम कर रहे हैं। यदि कोई सरकार की नीतियाँ होती हैं तो उन नीतियों को जनता तक, ग्रामीण अंचल में महिलाओं तक जो पहुँचाने का काम है वो ये NGOs करते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर इसे उतारते हैं। अब NGOs जब ज़मीनी स्तर तक महिलाओं तक पहुँचते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तब असल तस्वीर हमारे सामने आती है। हम देखते हैं महिलाएं हिचकिचा रही हैं जी, क्योंकि वो घर की दहलीज से कभी बाहर निकली ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं होता कि शायद घर से बाहर वो निकलें तो वो अपने ही व्यक्तिगत जीवन में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकती।
वो बाहर निकलती हैं, उनकी हिचकिचाहट दूर होती है। ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें ये समझाया जाता है कि कैसे वो खुद आत्मविश्वास अर्जित कर सकती हैं। लेकिन चुनौतियाँ बहुत हैं, ये सामाजिक चुनौतियाँ हैं, क्योंकि एक महिला जब घर की दहलीज से बाहर कदम रखती है तो वो सिर्फ बाहर कदम नहीं रख रही होती, एक पुराने कूड़ मगज जो रीति रिवाज हैं, पुराने जो हमारे रीति रिवाज जो महिलाओं को केवल एक चार दीवारी में बंद करके जीना सिखाते हैं, उनसे लड़कर उसे बाहर निकलना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चुनौती के रूप में ही हमारे सामने आती हैं। महिलाएं केवल एक बच्चे पैदा करने का या फिर व्यक्तिगत जीवन में परिवार संभालने का साधन नहीं होती। जब वो घर की दहलीज से बाहर कदम निकालती हैं तो हमें समझने की ये ज़रूरत है, तो समाज उन्हें दूसरी नज़रों से देखता है। कई बार महिलाएं खुद भी निकलना नहीं चाहती, कई बार महिलाएं ही दूसरी महिलाओं पर आवाज़ उठाती हैं। पुरुष नहीं चाहते, घर के पुरुष, कि महिलाएं बाहर के काम करें, चाहे परिवार कितना भी गरीब हो, वो नहीं चाहते। अक्सर ऐसा होता है, सारे पुरुषों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर अधिकतर पुरुष ये नहीं चाहते कि महिलाएं उनका आय में सहयोग करें। तो जो एक अंग्रेज़ी का शब्द होता है टैबू, है ना, टैबू मतलब ऐसी चीज़ें जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता। जी बिल्कुल। ये वैसा समाज है, ये वो समाज है जो खुद सब कुछ ढकोसले अपना कर आगे निकलने के प्रयास कर चुका होता है, लेकिन एक महिला को सच्चे प्रयास नहीं करने देता। तो ये सारे जो चुनौतियां हैं, ये इन चुनौतियों से लड़कर सरिता जैसी जब महिलाएं सामने आती हैं तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि कैसे एक छोटे से घर से निकल करके छोटे छोटे व्यवसाय के रूप में हम आत्मनिर्भरता तो प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ साथ उन चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं कि एक व्यक्तिगत रूप से विकास हो रहा है महिला का। जो अभी आप प्रश्न कर रही थी, ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और पशु सखी, और अब आपने पूछा कि चुनौतियाँ, तो चुनौतियाँ तो आएंगी ही, लेकिन इनसे बाहर निकलना ये काम है सरकार का, NGOs का, एक CSR का, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित इस कानून का, कि वो कैसे महिलाओं तक उन स्कीमों को पहुंचाए, उन परियोजनाओं को पहुंचाए कि उनका विकास हो सके। तो जैसे रोज़गार चलाने के लिए महिलाओं को किस तरह की ट्रेनिंग या फिर उनको किस तरह की प्रशिक्षण की ज़रूरत है जिससे वो विकास हेतु अच्छे से अपना रोज़गार को आगे लेके जा सके? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जब भी सरकार कोई नई योजना लाती है, परियोजना लाती है, या फिर कोई भी स्वयंसेवक संघ या फिर हम कहें कि कोई NGO जो है वो नई परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो योजनाएं गांव वालों तक पहुंचे तो सही, वो महिलाओं तक पहुंचे तो सही, ख़ास रूप में कि महिलाओं के जीवन में उससे बदलाव आएगा या नहीं आएगा, क्या वो उस क्षेत्र से संबंधित हैं या नहीं हैं, जी, क्या महिलाएं उस परियोजना से लाभान्वित हो भी पाएंगी कि नहीं, क्या ऐसे कोई संसाधन है जिससे महिला उस परियोजना से जुड़कर ख़ास रूप में खुद को उससे जोड़ करके देख पाए, क्या महिला उसे स्वीकार कर पाएगी, या ऐसी कोई हम परियोजना स्थापित कर दें जो उन महिलाओं के लिए योग्य हो ही ना। तो इन सब चीज़ों को हमें देख करके ऐसा एक माहौल बनाने की ज़रूरत है कि जो परियोजनाएं हम लागू कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, वो बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को समझ आए कि अगर वो दूध उत्पादन से जुड़ रही हैं, पशुपालन से जुड़ रही हैं, बकरी पालन से जुड़ रही हैं, मसाले तैयार करने से जुड़ रही हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि वो साबुन बनाने के छोटे छोटे व्यवसायों से जुड़ रही हैं, तो उनको सही ट्रेनिंग दी जाए, ग्राम विकास समितियां बनाई जाएं, सरकार की तरफ से ये जो आजीविका मिशन चलाए जाते हैं उनसे NGOs उन्हें कनेक्ट करें और समय समय पर उन्हें जागरूक करते रहें, उन्हें खींचें, उनके रोज़मर्रा के जो नीरस कामकाज हैं उनसे खींच करके लाएं कि उनका भी अपना एक जीवन है, वो चाहें तो पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकती हैं। जी सर। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य केवल सरकार का नहीं है, इसमें हम सबको, समाज को, NGOs को, ग्राम विकास समितियों को, स्वयं सहायता समूहों को, पंचायत को आगे आना होगा। तो इन सबको लगातार ट्रेनिंग देनी होगी, जागरूक करना होगा, उनके लिए सेशंस रखने होंगे, अवेयरनेस सेशंस इस प्रकार से कि महीने में, 15 दिनों में, हफ्ते में, और कुछ ऐसे सेशंस जिसमें हम बाहर से लोगों को बुलाएं, ऐसे वर्कशॉप कराएं कि ऐसी महिलाओं को सामने लाया जाए जो उन्हें प्रेरित करें। जी। ये प्रेरणा केवल कागजी प्रेरणा ना हो, ऐसे उदाहरण हम प्रस्तुत करें उनके सामने कि उन्हें सचमुच प्रेरणा मिल सके। बातचीत जारी रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। In 1999, scientist and entrepreneur Dr. Surinder Mohan Sehgal and his wife, philanthropist Mrs. Edda Sehgal,
imagined a world where innovation meets compassion. This vision continues to inspire our initiatives to empower rural communities across India, driving sustainable social, environmental, and economic change. Turning purpose into progress, we support farmers in enhancing agricultural productivity and allied livelihoods. By promoting soil health, resource-efficient practices, small farm mechanization, water-saving irrigation, and nutrient management, we enable farmers to produce more and live better. Recognizing the vital role of water management, we support local communities in managing their resources efficiently. We create water harvesting structures such as check dams, ponds, and farm ponds, which capture and store rainwater for immediate use and recharge groundwater. Our solutions also increase access to safe drinking water in villages. To make schools vibrant spaces of learning, especially for girls, we improve infrastructure, water and sanitation facilities, ensuring that children learn with dignity. We focus on digital literacy and life skills, equipping the next generation to thrive in a changing world. We believe lasting impact is possible only when communities, especially women, are active partners in every step of the process. By integrating technology with local wisdom and ensuring community participation across all initiatives, we build inclusive and sustainable change. Through participatory research and strategic communication, we assess progress, measure impact, document and disseminate knowledge, and amplify voices from the ground. With strong partnerships and collaborations, we continue to expand our reach and scale our impact. Our journey is one of purpose, partnership, and progress. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप महिला उद्यमिता को सिर्फ एक आय का सोर्स देखते हो या इससे सामाजिक या उनके परिवारों में भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है? महिला उद्यमी होती है और उसके जन्म से लेकर के उसके बड़े होने तक और उसके शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, और वो जब अपने परिवार का पालन पोषण शुरू करती है और अगर उसे ऐसा मौका मिलता है कि वो उद्यमी क्षेत्र से जुड़े छोटे छोटे व्यवसाय करे, तो हाँ, आपने सही कहा कि ये एक आय का साधन तो है ही, लेकिन क्या ये केवल एक आय का साधन है? तो मैं कहूँगा नहीं। महिला जब एक उद्यमिता के क्षेत्र से जुड़ी है तो उसमें आत्मविश्वास आया है, उसने समाज को प्रेरणा दी है, उसने समाज को, दूसरी महिलाओं को ये सिखाया है कि वो भी अपनी घर की दहलीज से बाहर निकल करके आ सकती हैं जी। ऐसे व्यवसाय कर सकती हैं जो उनके परिवार को लिए ही नहीं, अपने लिए भी सहयोगी हैं, अपने विकास के लिए। अपना विकास क्या है? व्यक्तिगत विकास, जो शायद बहुत सालों से, बहुत समय से वो महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। समाज में अगर महिलाएं सामने आएंगी तो सबसे बड़ा फ़ायदा उस समाज को होगा जहां वो रह रही हैं। हम आसपास के क्षेत्र में जब देखते हैं कि महिलाएं उद्यमिता से जुड़ रही हैं तो एक ढर्रा टूटता है, पुरानी सोच पर प्रहार होता है। हम महिलाओं की स्थिति आजकल देखते हैं या फिर पुराने समय से देखते आ रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि उन्हें कई बार कम उम्र में शादी करनी पड़ती थी। ऐसा होता था कि उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ऐसा भी होता था कि मजबूरन उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती थी, या ऐसा होता था कि वो खुद खुशी खुशी हर चीज़ को स्वीकार कर लिया करती थी। तो ये सभी सोच एक दूसरे की कड़ी की तरह जुड़ी हुई हैं। ये ऐसी कड़ी है जो बहुत जहरीली है। ये एक ऐसा जहर है जो हमारे समाज को बहुत समय से दूषित करता आ रहा है और हम मरते भी नहीं हैं लेकिन उन महिलाओं को जीवित भी नहीं रहने देते। तो कोशिश यही है कि हम महिलाओं को पुरुषों से अलग ना समझें जी। अगर महिला उद्यमिता से जुड़ रही है या उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आ रहा है तो वो सकारात्मक ही होगा। ये आय से संबंधित ही नहीं होगा,
उसके व्यक्तिगत जीवन से भी संबंधित होगा, वो सकारात्मक होगी, वो अपने बच्चों में अच्छे ख्याल डालेगी, वो अपनी बच्चियों को उन रीति रिवाजों से निकालेगी शायद जो वो इतने समय से खुद झेलती आ रही है। जैसे पंचायत होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए और स्थानीय संगठन हो गए, ये किस तरीके से इसमें अपना योगदान दे सकते हैं? कोई भी स्थानीय क्षेत्र में जितने भी संगठन होते हैं जी, ये विकेंद्रीकरण के सबसे सकारात्मक उदाहरण हैं। देखिए, हमारा देश आज केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण के बहुत अच्छे एक दौर से गुजर रहा है। जी, जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो स्वयं सहायता समूह, पंचायत और कुछ क्षेत्रीय संगठनों की बात आती है। ये कौन होते हैं? इन संगठनों की क्या विशेषता है और आवश्यकता क्या है? जी, इनकी ज़रूरत से ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर ये संगठन नहीं होंगे तो आप ये समझिए उन क्षेत्रों की जो क्षेत्रीय जानकारी है, आसपास के संसाधनों से जो संपर्क हैं, जो जुड़ाव है, वो कैसे पता चलेगा? जी, ये संस्थाएं होती हैं, ये संगठन होते हैं, ये समूह होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि कैसे आसपास के जो गांव हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जानवर हैं या जितना भी वातावरण, पर्यावरण है, उन्हें किस चीज़ की, किस संसाधन की, साधन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो उस हिसाब से वो परियोजनाओं को सफल होने में सहयोग कर सकते हैं। जी, हम ये जानते हैं कि ये संस्थाएं अगर नहीं होंगी तो किसान सीधे संपर्क किसे करेगा? अगर पंचायत नहीं होगी तो वो किसे अपनी समस्याएं बताएगा? जी, बिल्कुल। अगर स्वयं सहायता समूह नहीं होंगे तो कैसे एक महिला उद्यमिता से जुड़ेगी? स्वरोजगार की शुरुआत कैसे होगी? तो ये सभी जो बातें हैं एक कड़ी के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमें एक बात बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सरकार, NGOs, बिल्कुल। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ साथ ये क्षेत्रीय संगठन, चाहे वो पंचायत हों, स्वयं सहायता समूह हों या फिर ऐसे स्कीम्स हों जो मदद करती हैं महिलाओं को सामने आने के लिए। तो अगर यही सामने नहीं आएंगी तो एक जो असर है ज़मीनी स्तर पर, जी। वो हमारे सामने नहीं आएगा। जैसे कि आपने बताया कि सरकार होगी, CSR होगी और जो भी NGOs होगी, तो इनका इसमें क्या योगदान रह सकता है? इसमें वो क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले और उनका रोजगार, उनकी आय में वृद्धि हो? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वास्तविक अर्थ ये है कि जो निजी कंपनियां हैं वो अपने लाभ का कुछ प्रतिशत समाज सेवा में, ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए लगाती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका बढ़ जाती है वो भूमिका बढ़ती है NGOs की। जी, यानी ऐसे समूह जो सचमुच ग्रामीण स्तर पर पहुंचकर महिलाओं से, गाँव के लोगों से मिलकर बातचीत करके वहाँ की परेशानियों को समझते हैं और वहाँ की परेशानियों को सुलझाते हैं और ऐसी परियोजनाओं को लागू करते हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। तो ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने का श्रेय किसे जाता है? हमारी सरकार को। जी, सरकार के बाद निजी कंपनियां जो इतना बड़ा सहयोग देती हैं, फिर हम जैसे NGOs जो सामने आते हैं, उसके बाद ये क्षेत्रीय संगठन जो हमारी बहुत अच्छे सकारात्मक रूप से मदद करते हैं जी, ताकि ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के पास और जो दूसरी ग्रामीण समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम ऐसे धन जुटा सकें, ऐसे संसाधन जुटा सकें जो सचमुच इनकी परेशानियों को, इनके सामने एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर सकें जो उनके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जी। आपको क्या लगता है कि लड़कियों को उद्यमिता और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्कूल लेवल में ही बताना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्कूली स्तर से ही, बचपन से ही गांव में रहने वाली छोटी सी बच्चियों को ही, या मैं तो कहता हूँ साथ साथ लड़कों को भी एक साथ बिठा करके समान शिक्षा दें, जी, ऐसी शिक्षा दें जो उन्हें ये सिखाए कि जो स्वरोजगार है वो हम खुद के लिए कैसे पैदा कर सकते हैं, जी, और बचपन से उनके भीतर छिपी कला का विकास करें। हो सकता है कोई लड़की किसी कला में अच्छी हो, जी, जी, चित्रकला में अच्छी हो, हम्म, या फिर पाक कला में यानी कुकिंग में अच्छी हो, हाँ या जी। फिर मैं यूँ कहूँ कि वो बोलती बहुत अच्छा हो, या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो, या ऐसे खेलकूद के दूसरे क्षेत्रों में कि वो हो सकता है नृत्य बहुत अच्छा करती हो। जी, तो ये ज़रूरत है उस स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज ऐसे चलें जो बच्चों की प्रतिभाओं को पहचानें। बच्चों की प्रतिभाओं को पहचानना बहुत मुश्किल काम नहीं होता।
क्योंकि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ शिक्षा के साथ साथ ऐसी सहायक गतिविधियाँ बहुत ज़रूरी हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें ये बताती हैं कि कैसे हम किसी बच्चे में छिपी प्रतिभा को तराश सकते हैं। तो मतलब ये स्कूल लेवल से ही स्टार्ट होने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ जी। क्योंकि इससे शुरू करने से हमें केवल उनके अंदर की प्रतिभा ही बाहर नहीं करेंगे, बड़े होकर के हो सकता है उन्हें एक अच्छी राह मिल जाए, वो अपना भविष्य खुद तय कर पाएँ। इतना संघर्ष हमें और समाज को और दूसरी सरकारी नीतियों को इतना संघर्ष करने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो उनको स्कूल से ही इंस्पिरेशन मिलेगी तो वो आगे सोचेंगे कि हमें कैसे रोज़गार को आगे बढ़ाना है, कैसे हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा एक आपने सुझाव दिया है। अंत में आप महिला विकास हेतु क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, महिला नेतृत्व विकास एक ऐसा विषय है जो बहुत विस्तृत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि महिलाएं किसी भी संदर्भ में, किसी भी क्षेत्र में जी। और किसी भी ज़मीनी धरातल पर पुरुषों से कम नहीं हैं, जी। कमतर नहीं हैं, और वो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलती हैं। तो सरकार, निजी कंपनियां, NGOs, हमारा समाज और व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के साथ रहने वाले वो सभी पारिवारिक लोग भी इस रूप में सभी सहयोग देने वाले होने चाहिए। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि महिलाएं अगर सामने आएंगी, जी। महिलाओं का नेतृत्व ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो समाज का सबसे ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि महिलाएं केवल एक परिवार से संबंधित नहीं होती, वो अपना घर तो संभालती ही हैं, वो मायके से भी संबंधित होती हैं, अपने ससुराल से भी संबंधित होती हैं, और समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जो शायद पुरुष उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो उनके लिए निरंतर ट्रेनिंग, उनके लिए निरंतर एक ऐसे जागरूक सेशंस करने चाहिए, जागरूकता सत्र करने चाहिए। जी। अलग अलग स्वयं सहायता समूह जो हैं, जो क्षेत्रीय संगठन जो हैं, NGOs के साथ मिलकर एक ऐसा ज़मीनी वातावरण तैयार करें जो महिलाओं को अच्छा रूप प्रदान करें, महिलाओं के लिए अच्छा भविष्य बनाने में मदद कर सकें। जी। तो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके नेतृत्व विकास के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे कुछ विचारों से कुछ सकारात्मक भावनाएं या कुछ सकारात्मक विचार पैदा होते हैं तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। Turning purpose into progress, we support farmers in enhancing agricultural productivity and allied livelihoods. By promoting soil health, resource-efficient practices, small farm mechanization, water-saving irrigation, and nutrient management, we enable farmers to produce more and live better. Recognizing the vital role of water management, we support local communities in managing their resources efficiently. We create water harvesting structures such as check dams, ponds, and farm ponds, which capture and store rainwater for immediate use and recharge groundwater. Our solutions also increase access to safe drinking water in villages. To make schools vibrant spaces of learning, especially for girls, we improve infrastructure, water, and sanitation facilities, ensuring that children learn with dignity. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सहगल फाउंडेशन।